कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। उपलब्धियों की वीणा जब तान छेड़ती है तो उसका चेहरे पर मुस्कान सम्मान के रूप में अवश्य आ जाती है। महिला समाज जिन्होंने अपने विशेष पुरुषार्थ और मेहनत के माध्यम से गुरुओं का भी दिल जीता है, तो यदि पुरस्कार जीत लें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो संभव है ही। इसके बाद एक और नया समूह पाठशाला समूह के रूप में जाने जा रहा है। उनके लिए भी समूह की महत्ता को पहचानना आवश्यक है, और अभी वो बता के गई भी यहाँ से कि इस बार हम अलग अलग पाठशालाओं के तहत नहीं, एक बैनर के तहत वहाँ जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन बैनर का कोई भी हो, लेकिन इंटेंशन सिर्फ यही रहेगा कि हमें इस जिन शासन के एक ध्वज को तैयार करना है जिसमें सब कुछ समाहित होता चला जाए, सब कुछ समाहित होता चला जाए। जिन शासन अनुशासन के तहत ही विकसित हुआ एक शासन है, जिस विकसित शासन में जिनेंद्र प्रभु के उस समूह शरण में 3 गतियों के जीव तो एक साथ बैठ ही जाते हैं, लेकिन 3 गतियों के जीवों में असंख्यात मतियों वाले जीव भी एक साथ बैठने का सामर्थ्य पाते हैं। ये छोटी बात नहीं बंधु। एक मोहल्ले में, एक घर में, एक परिवार में ही अलग अलग मति और अलग अलग मत होते हैं, और उसके बावजूद भी अलग मत होने के बाद एक किस्मत वाले होते हैं कि उनको हर जगह से सहमत होने का पुरस्कार मिलता है। जहाँ तक बात है पूर्व के दिनों में जिस विषय को लेकर के बात चल रही थी, उसको भी हम साथ में बढ़ाएंगे। साथ में महिला समाज ने जो उपलब्धि प्राप्त की, वो उपलब्धि चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे वो सामूहिक तौर पर हो, ये समाज के लिए तो गौरव का विषय बनती ही है, और समाज के लिए एक विशेष उद्देश्य और लक्ष्य स्थापित करने के लिए भूमिका का रूप भी प्राप्त करती है। लक्ष्य वही है जिस लक्ष्य को लेकर के आशीर्वाद दिया महाराजों ने भी और बड़े महाराज ने भी। वो ये बड़े महाराज मतलब सागर में, वो ये कि अब ये राष्ट्रीय स्तर के 2 संगठन, कल बात आई थी, आप लोग चूंकि आज आए हैं, कल शाम को जिज्ञासा के समय एक बात आई कि राष्ट्रीय स्तर के दोनों संगठन हैं, चाहे वो महिला महासमिति हो, चाहे वो महिला परिषद हो, ये राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करें, कोई नहीं, कोई बात नहीं, करना चाहिए। लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रत्येक महिला समिति में भी पाई जाए और प्रत्येक महिला परिषद में भी पाई जाए, ताकि महिला समाज एक ध्वज के नीचे आकर के अपने प्रत्येक कर्तव्यों का निर्वाह करे। जब एक परिवार में 4-5 महिलाएं यदि हों, सासू के रूप में हो, बहू के रूप में हो, ननद के रूप में हो, तो तीनों के अपने अपने अलग अलग दायित्व होते हैं, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो तीनों एक ही परिवार के कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि सासू का किरदार ननद निभा सके, बहू निभा सके, तीनों अपने अपने अलग अलग तरीके से किरदार निभाते हैं, लेकिन परिवार एक ही माना जाता है। ठीक ऐसा ही महिला समिति हो चाहे महिला परिषद हो, अपने अपने दायित्वों को निभाते हुए जब जिस प्रसंग में वो होता है, वो उस प्रकार का प्रस्तुतिकरण करके एक संगठन की भावना को भी मजबूत कर सकते हैं। जब कुछ महिलाएं महिला परिषद में भी हैं और महिला समिति में भी हैं, ऐसी कुछ महिलाएं तो होंगी जो कॉमन होंगी, है ना, कुछ तो, हाँ, तो जब कुछ कॉमन हो सकती हैं तो सभी कॉमन क्यों नहीं। और जब सभी कॉमन हो जाएं तो फिर इसमें जब
महिला समिति का ध्वज लहराने की बात आए तो पूरी महिला समाज जैसे सागर में डंका पीट करके आई है, वैसे ही अन्य जगहों भी संभव है। और जब महिला परिषद की बात आए तो पूरी महिला समाज जहाँ पर भी और अन्य के कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहाँ पर अपना परचम लहरा करके आए। ये समूह का ही सामर्थ्य होता है जो इतने बड़े मंच पर भी इस समूह की ताकत को दिखला करके आता है। और जब समूह होता है तो गुरुओं को भी ये मजबूरी आ जाती है कि इतने बड़े समूह को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको तो दोनों हाथों से आशीर्वाद दिल खोल के देना चाहिए। इस सामूहिक संगठन की शक्ति है और इस संगठन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो समाहित होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण भावना है। इस भावना के माध्यम से ही जिन शासन पल्लवित हो पाया, क्योंकि जिन ही इस भावना के कारण बने तो शासन पल्लवित क्यों नहीं हो सकता। और उस जिन शासन की प्रभावना करने में जिन आयतन जो माने जाते हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र और उनके मानने वाले अपने अनुशासन के माध्यम से ही पोषित और पल्लवित होते हैं। आज हम उस विषय को भी लेना चाहेंगे जो कल छोटा सा छूट गया था। एक बात आई थी, चूंकि कल भोजन विज्ञान के बारे में बात आई, तमाम तरह के विज्ञान आप लोग सीखते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ाते रहते, चाहे पाठशाला वाले हों, चाहे वो विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं हों, अलग अलग प्रकार के किरदार सीखने और सिखाने के रूप में निभाए जाते हैं। लेकिन जीवनोपयोगी शिक्षा में जीवन जिस भोजन के माध्यम से संचालित होता है, उस भोजन के बारे में विज्ञान अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों तक को पता नहीं है। और कल कुछ बिंदुओं को स्पर्श किया था, आज उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज भी ये विषय पूरा होगा, हम सोच तो नहीं पा रहे हैं, होगा तो हो जाएगा, नहीं हो तो आगे और बढ़ जाएगा। कल एक बात कहते कहते समय पूरा हो गया था, उसके पहले पूरा कर लें। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की, कि जिसके घर में माँ ना रहे उसके घर में यदि हरड़ यानी कि हरित की है तो वो उसका पालन कर सकती है। अब कई बार ये बात सुनकर के अजीब लगता है कि माँ का किरदार एक हरड़ कैसे निभा सकती है। माँ तो तमाम तरह से पालन करती है। माँ बच्चे की परवरिश जिन भी तरीक़ों से करती हो, लेकिन शारीरिक परवरिश इस रूप में अवश्य करनी चाहिए, वो करती है कि बच्चे का पेट ठीक रहे, उसका पाचन ठीक रहे। पाचन यदि ठीक हो गया तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इसका पाचन तंत्र ही इसके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए कारण बन सकता है। और पाचन बिगड़ गया तो कितना भी तुम प्रयास करो, कितनी भी तेल मालिश करो, कितना भी काजल लगाओ, डठोला लगाओ, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि नज़र से भले ही काजल बचा ले, लेकिन उसके लिए उस पाचन तंत्र के विपरीत असर से बचाने का सामर्थ्य काजल में भी नहीं और किसी अन्य वस्तु में नहीं। तो ऐसी वो हरड़ की बात की थी कि हरड़ कुछ लोग 12 महीनों सेवन करते हैं, और एक बात ये भी आती है जो 12 महीने सेवन नहीं करते हैं तो उसको लगातार सेवन करने के बाद एक बार बीच में विराम देना चाहिए, ताकि फिर वापस से उसके प्रभाव पुनर्जीवित हो सकें। और जो 12 महीने सेवन करते हैं उनके लिए किस मौसम में उस हरड़ का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, इसका भी एक विज्ञान है। हरड़ समझते हैं, छोटी हरड़ कच्ची हरड़, हाँ, तो उसको आधा चम्मच हरड़, अब शरद ऋतु की बात चल रही है तो शरद ऋतु में जल और जिसको आप बोलते हैं शर्करा, उसके माध्यम से लेना चाहिए समान मात्रा में। आधा चम्मच हरड़, आधा चम्मच शर्करा जल के साथ। ये शरद ऋतु की बात है। इसके बाद आती हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु मतलब अभी जो चल रहा है 15 सितंबर से 15 नवंबर तक का समय, ये शरद ऋतु का समय माना जाता है, जिसमें कुंवार और कार्तिक आते हैं। इसके बाद आएगा अगहन और पौष, ये हेमंत ऋतु मानी जाती है। तो इसमें वही आधा चम्मच हरड़ जो लेते हैं वो आधा चम्मच सौंठ के साथ। फिर अगले 2 महीने जो आएंगे माघ और फागुन, जिसको शिशिर ऋतु बोला जाता है, शिशिर ऋतु में वही हरड़ आधा चम्मच पीपल के साथ। हर ऋतु में हरड़ को सेवन करने की विधि अलग है। यदि आप उसकी पूर्णतः
लाभ से परिचित होना चाहते हैं तो। नहीं है तो जैसे भोजन करते वैसे हरड़ खाते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदि इस विधि के साथ सेवन करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। फिर उसके पश्चात आती है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में वही आधा चम्मच हरड़ समान मात्रा में गुड़ के साथ, कच्ची तो आप एकदम से, कच्ची यदि है तो उसको आपको पीसना पड़ेगा, और यदि ऐसी साबुत लेना चाहते हैं तो उसको सेकना पड़ेगा। दोनों प्रकार की विधि हैं, हो सकती है। और इसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। तो वही बसंत ऋतु में चाशनी के साथ, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, और फिर उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वही हरड़ फिर सेंधे नमक के साथ। इस प्रकार से 6 ऋतुओं में उस हरड़ के सेवन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। यदि उसके पूर्णता लाभ से आप परिचित प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हुआ। एक और विषय लास्ट में चल रहा था, फिर वो समय अभाव के कारण या तो विस्मृत हो गया या समाप्त हो गया। कहा था कि वे वात पित्त कफ जो 3 हैं, ये वात पित्त कफ 3 प्रकार के यदि हम पात्र लें तो किस प्रकार के पात्र की चिकित्सा करते समय किस चीज का पहले निदान करके इलाज करना चाहिए ताकि बाकी सारी चीजें अपने आप उपशमित हो जाएं। तो हमने नाम लिए थे मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो। यदि मान लो 3 हैं और चिकित्सक 1 हो, इन तीनों का इलाज करना हो, तीनों यदि रोगी हैं, तो वो चिकित्सक सबसे पहले इन अलग अलग पात्रों का किस हिसाब से चिकित्सा करता है। तो हाथी की चिकित्सा करते वक्त उसके पित्त को ध्यान में रख करके चिकित्सा करता है कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर। सुन रहे हैं आप लोग? अब भले ही आप लोग के पास हाथी ना हो, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है वो हम बताना चाहते हैं। हाथी और घोड़े की बात नहीं करना चाहते। तो हाथी की चिकित्सा पित्त को शमित करके की जाती है। इसलिए अभी आपने देखा होगा जो भी हाथी को पालने वाले महावत होते हैं वो हाथी को गन्ने अथवा गुड़ खिलाते हैं, क्योंकि पित्त का शमन मधुर चीज से होता है। तो गुड़, अब उसके लिए तो शक्कर की मिठाई तो बन नहीं सकती, तो वो गुड़ की भेलियां हैं, अच्छा बड़े बड़े गन्ने हैं, उसको खिलाते हैं। क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा यदि कोई बीमारियां होती हैं तो पित्त के अतिरेक में होती हैं। विशालकाय प्राणी है ऐसा। और दूसरा, घोड़े की चिकित्सा यदि होती है तो कफ को शमित करके, इसलिए घोड़े को चने खिलाए जाते हैं। जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है, आप लोग भुने चने खाते कि नहीं खाते? लेकिन वो घोड़ा तो हमेशा चने खाता है, चने का ही भूसा खाता है, चने का ही खाता है। क्यों? उसको कफ के माध्यम से बीमारियां ज़्यादा घेरती हैं। और मनुष्य की चिकित्सा यदि करनी है तो वात को उपशमित करके वात को उपशमित करके की जाती है, क्योंकि मनुष्य वातज रोग से ज़्यादा ग्रसित होता है। वात संबंधी 84 प्रकार के वात रोग होते हैं उसमें से। और वात को ध्यान में रखकर, क्योंकि इसके लिए ये दोहा बनाया गया कि पित्तः पंगु कफः पंगु, पंगु वह मलधात्वा वायु यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत। कि पित्त भी लंगड़ा है और कफ भी लंगड़ा है, और सारी धातु उपधातु सब लंगड़ी मानी जाती हैं। लेकिन वायु यदि इन सब के लिए पैर दे दे, यानी हवा दे दे, तो ये सारे दौड़ने लग जाते हैं, गरजने लग जाते हैं और बादलों की तरह बरसने लग जाते हैं। ऐसा इस दोहे का भाव है। तो इसलिए मनुष्य का वात संतुलित होना चाहिए। वात संतुलित है तो पित्त और कफ संतुलित अपने आप हो जाएगा। अब वात असंतुलित क्यों होता है, इस विषय को हम विचार कर लें। हमारी जीवन शैली के साथ जो हम प्राकृतिक रूप से प्रस्तुत नहीं होते, जिसको प्रज्ञापराध भी कहा जाता है। प्रज्ञापराध का मतलब है प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलना, यही प्रज्ञापराध है। प्रकृति का नियम है कि आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। इसके विपरीत चले तो पक्का है वात विपरीत। आप कितने भी घंटे सो लें, लेकिन यदि आप लेट उठ रहे हैं तो आपका शरीर टूटा हुआ पाया जाएगा। ऐसा लगे कोई निचोड़ दे, कपड़े निचोड़ते ना, जैसे कोई 2-4 डंडे से पीट पाट दे, ऐसा लगता ना। ये क्यों? बात का उद्रेक हो गया है, बात पूरे शरीर में व्याप्त हो गया, वो दर्द पैदा कर रहा है। और दर्द जब पैदा होता है तो उस वक्त आपके लिए ये सब चीज़ें होती हैं। अरे बिल्कुल, वो उसमें यदि कोई सुबह से अभिषेक पूजन के लिए उठा ले, स्कूल के लिए उठा ले, तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो सुबह गहरी नींद में उठाने का प्रयास करता है। तो उस समय क्या, वो गहरी नींद सुबह सुबह की वो फिर भी ठीक है, 8-9 बजे भी जो गहरी नींद में सो, गहरी नींद में नहीं है, मूर्छा में है। क्यों? यदि लेट नाइट यदि आप वर्कआउट करें हैं तो उससे बात आपका असंतुलित होगा। और लेट नाइट पढ़ने वालों का कभी एकाग्रता बनती ही नहीं,
चैलेंज है। कितनी भी तुम रात्रि के एकांत में एकाग्रता पाने की कोशिश करो, रात्रि के एकांत 9-10 बजे तक तो ठीक है, उसके बाद यदि एकांत भले ही मिल रहा है लेकिन एकाग्रता नहीं बनेगी, क्योंकि लेट नाइट यदि आप जाग रहे हैं तो आपका वात प्रकोपित होगा। वात या तो पित्त को हवा देगा या कफ को हवा देगा, और नहीं दे पाया तो मन को हवा देगा, और मन यदि एक बार चलायमान हो जाए तो फिर क्या आप एकाग्र हो सकते हैं क्या? इसलिए को बोलते हैं मन चलापन। मन चलापन क्यों हुआ? क्योंकि आपका वात असंतुलित हो चुका है, प्रकोपित हो चुका है, और ये सोने उठने के माध्यम से भी प्रकोपित होता है, तो भोजन पान के माध्यम से भी प्रकोपित होता है। ऋतुमान का ध्यान नहीं रखने से भी प्रकोपित होता है, तो मौसम का ध्यान रखने से भी प्रकोपित होता है। ये बात प्रकोपित यदि हुआ है तो मनुष्य के लिए तमाम रोग आएंगे। इसलिए मनुष्य की चिकित्सा बात को नियंत्रित करके ही की जाती है, और मनुष्य सबसे ज्यादा बात को अनियंत्रित करने के ही प्रयोग करता रहता है। अधिक बोलने से भी बात प्रकोपित होता है, ज्यादा दौड़ा भागी करने से भी बात प्रकोपित होता है। इसलिए खासतौर से महिलाओं के लिए, पुरुष का थोड़ा सा फास्ट चलना फिर भी ठीक है, महिलाओं का फास्ट चलना अच्छा नहीं माना जाता। जो महिलाएं तेज चलती हैं वो, ऐसा सुनते हैं, पहले पूर्व में लोग कहते थे कि अच्छे संस्कारवान परिवार की यदि कोई महिला है, बहू बेटी है, तो वो तेज नहीं चलेगी, एकदम धीमे भी नहीं कि चल ही ना पाए, लेकिन मध्यम और गंभीर चाल से चलेगी। जो भागा दौड़ी करती है वो बात प्रकोपित। अब इसके पीछे संस्कार का कारण भी है और स्वास्थ्य का कारण भी है। बात जिनका चलायमान है, कल ही बताया था, जब आप बात पित्त, आपकी बात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कब प्रकृति है, किस प्रकृति की कैसे आपके सिम्टम्स होते हैं, तो कल बताया था कि बात प्रकृति वाले बहुत फास्ट चलते हैं, और फास्ट यदि चल रहे हैं तो जो महिला फास्ट चल रही है इसका मतलब बात प्रकोपित है। बात प्रकोपित है, इसका मन चलायमान है। मन चलायमान है तो फिर जिस स्थिर मन के माध्यम से परिवार का पोषण संचालन होना चाहिए वो कर ही नहीं पाएगी, और नहीं कर पाएगी तो संस्कार कैसे दे पाएगी? समझ रहे हैं ना बात? इसीलिए अपने आप को पहचानते भी जाएं। ये सिर्फ मात्र हम भोजन पानी की बात नहीं कर रहे, भोजन विज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये पूरा का पूरा विज्ञान मोक्ष मार्ग से जुड़ा हुआ विज्ञान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।